नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा लामरोड, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। विद्यार्थियों, विषय है पुनर्जागरण और उसका अर्थ और उसकी विशेषताएं। पुनर्जागरण यानी रिनेसांस मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म यानी मनुष्य की बौद्धिक चेतना और चिंतन शक्ति का पुनर्जन्म। सर्वप्रथम इटली के लेखक वेसारी ने 16वीं शताब्दी में भवन निर्माण कला, मूर्तिकला आदि में क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुए उन्हें रिनेसांस शब्द से संबोधित किया। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के विद्वान दिदेरो ने अपने एनसाइक्लोपीडिया में तत्कालीन विश्व में नवसर्जित कला तथा साहित्य के लिए रिनेसांस शब्द का प्रयोग किया। साधारणतया 14वीं से 16वीं शताब्दी तक यानी कि 1350 से लेकर 1550 तक का समय पुनर्जागरण का समय कहलाता है। और इस समय में यूरोप में कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, धर्म, समाज एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में जो मूलभूत परिवर्तन हुए उन्हें सामूहिक रूप से हम पुनर्जागरण कहते हैं। यूरोप में आधुनिक काल का प्रारंभ पुनर्जागरण से ही माना जाता है, क्योंकि पुनर्जागरण ने यूरोप में स्वतंत्र चिंतन, आलोचनात्मक दृष्टि, चर्च के प्रभाव से कला और साहित्य को मुक्त किया तथा रीजनल लैंग्वेजेस यानी प्रादेशिक भाषाओं के विकास को संभव बनाया। प्राचीन काल में यूरोप में उन्नत यूनानी एवं रोमन सभ्यता थी, जो कि मध्यकाल यानी 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक में प्राय लुप्त हो गई और इस कारण से यूरोपवासी एक अंधकार के काल में डूब गए। इस स्थिति के लिए ये कारण उत्तरदायी थे कि यूरोप में एक सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता का अभाव था। यूरोप अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया, जिस पर सामंतों का शासन था। सामंतों की पढ़ने लिखने में कोई विशेष रुचि नहीं थी और इसका परिणाम यह निकला कि शिक्षा का प्रसार यूरोप में रुक गया। बहुत से विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय यहाँ के बंद हो गए। शिक्षा के अभाव में बौद्धिक प्रगति पूरी तरीके से रुक गई। धीरे धीरे लोग प्राचीन यूनानी एवं रोमन ज्ञान विज्ञान को भूल गए। सामंत वर्ग परिवर्तनों का भी विरोधी था, क्योंकि परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें अपनी सत्ता के निर्बल हो जाने की आशंका बनी रहती थी। इसके अतिरिक्त जो अध्ययन अध्यापन का जो काम मध्यकाल में यूरोप में होता था, वह भी पादरी वर्ग तक ही सीमित रह गया था। पादरी वर्ग ने धर्म ग्रंथों के स्वतंत्र चिंतन एवं बौद्धिक व्याख्या पर प्रतिबंध लगा दिया और जो कुछ धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था उसी को वो एकमात्र सत्य मध्यकाल में माना जाने लगा। उस सत्य के विपरीत विचारों को प्रतिपादित करने वालों को नास्तिक कहा जाता था, उन्हें धर्मद्रोही करार दिया जाता था और फिर उन्हें कठोर सजाएं भी दी जाती थी। लोगों पर धर्म और धर्माधिकारियों का इतना गहरा आतंक एवं प्रभाव जम चुका था कि सामान्य व्यक्ति उन्हें किसी प्रकार की चुनौती देने का साहस भी नहीं कर पाते थे। मध्यकाल में यूरोप में मेनर व्यवस्था थी यानी जागीरी व्यवस्था। इस कारण से गांव में बसने वाले किसानों तथा श्रमिकों के लिए आजीविका के लिए अपना गांव छोड़ना बहुत कठिन था, क्योंकि इसके लिए उन्हें सामंत की स्वीकृति लेनी पड़ती थी और सामंत लोग सरलता से स्वीकृति देने वाले नहीं थे।
इसके अतिरिक्त बड़े शहरों में काम करने वाले श्रमिक गिल्ड सिस्टम यानी व्यवसाय श्रेणी के तहत काम करते थे और उन्हें अपने व्यवसाय श्रेणी के मालिकों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था और वे जब अपने काम में दक्षता प्राप्त कर लेते थे तो उसके उपरांत भी वे गिल्ड की अनुमति के बिना स्वतंत्र व्यवसाय या कारोबार प्रारंभ नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकाल जो यूरोप में था उसमें व्यक्ति का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व दबसा गया था। उसे स्वतंत्र रूप से बौद्धिक चिंतन, अन्वेषण एवं आविष्कार करने के अवसर नहीं मिल पा रहे थे और जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण यूरोप की बौद्धिक एवं वैज्ञानिक प्रगति अवरुद्ध हो गई थी और इस पीरियड में मनुष्य की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं था। सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में भी वो चर्च की प्रधानता मनुष्य को जकड़े हुए थी। राजनीतिक क्षेत्र में भी चेतना सुप्त प्राय थी। यूरोप के मध्यकाल के अंत के आसपास ऐसी परिस्थितियां कुछ पैदा हुई जिन्होंने मनुष्य को चेतना युक्त बनाया और यही चेतना पुनर्जागरण कहलाती है। पुनर्जागरण कोई राजनीतिक अथवा धार्मिक आंदोलन नहीं था। यह पुनर्जागृति तो एक मनोदशा थी। पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म और शासन के क्षेत्र में कई परिवर्तन किए। पुनर्जागरण ने मध्ययुगीन अंधविश्वासों, रूढ़ियों, चर्च एवं धर्मशास्त्रों के बंधन से मुक्त करके स्वतंत्र चिंतन तथा मनुष्य का विकास करने का अवसर दिया और प्राचीन रोमन संस्कृति के आधार पर एक का प्रयास किया। पुनर्जागरण के मूल में मानववाद की भावना थी। यूरोप के मध्यकाल और आधुनिक काल को मिला वास्तव में यूरोपीय इतिहास में पुनर्जागरण एक महान युगांतकारी घटना थी जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया और मानव सभ्यता और संस्कृति के में योगदान दिया। पुनर्जागरण की विशेषताएं। पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता स्वतंत्र चिंतन है। मध्यकाल में यूरोप में व्यक्ति के चिंतन एवं मनन पर धर्म का कठोर अंकुश लगा हुआ था। पुनर्जागरण ने आलोचना को एक नई गति और विचारधारा को एक नई साहस प्रदान किया। था वैज्ञानिक ढंग से किसी बात की व्याख्या करना था। पुनर्जागरण की दूसरी विशेषता मनुष्य को अंधविश्वास, रूढ़ियों तथा चर्च के बंधनों से मुक्त कराकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करना था। पुनर्जागरण की मानववादी विचारधारा थी में चर्च ने लोगों को बताया कि में जन्म लेना ही घोर पाप है, अतः तपस्या तथा निवृत्ति मार्ग को अपनाकर मनुष्य को इस पाप से मुक्त होने का सतत प्रयास करना चाहिए। यानी आनंद उठाने से ही मना लोग को सुधारने पर बल दिया गया था। इसके विपरीत पुनर्जागरण ने मनुष्य को इस जीवन का पूरा आनंद उठाने को कहा, मानव जीवन को सार्थक बनाने की धर्म एवं मोक्ष के स्थान पर मानवता के उद्धार का संदेश दिया और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। पुनर्जागरण की एक अन्य विशेषता ये रही कि
भाषाओं का विकास हुआ। अब तक केवल यूनानी तथा लैटिन भाषाओं में लिखे ग्रंथों को ही महत्वपूर्ण समझा जाता था। पुनर्जागरण ने लोगों को बोलचाल को गरिमा एवं सम्मान दिया, क्योंकि इन भाषाओं के माध्यम से ही सामान्य लोग बहुत जल्दी से ज्ञान अर्जन कर सकते थे और अपने विचारों को सरलता से अभिव्यक्त कर सकते थे। तो देशज भाषा यानी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग रेनेसांस का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। और चित्रकला के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण की विशेषता यथार्थ का चित्रण रहा, वास्तविक सौंदर्य का अंकन था। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण की ये विशेषता थी कि एक तो निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण को महत्व दिया गया, और इस वैज्ञानिक भावना ने मध्यकाल की जो अंधविश्वास और मिथ्या विश्वास थे उसको अस्वीकार कर दिया। धन्यवाद।